दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर्सनल फाइनेंस के ऊपर लिखी हुई एक ऐसी बुक है जिसे आपको रिच डैड पुअर डैड के बाद ही पढ़ना चाहिए। ये काफी बेसिक और प्रैक्टिकल बुक है। यह ऑथर मॉर्गन हाउसेल ने काफी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज से दिखाया है कितने अलग और अजीब तरीकों से लोग सोचते हैं पैसों के बारे में। असल में तो पैसे को मैनेज करना, उसे इन्वेस्ट करना, इनमें बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, जहां डेटा और फॉर्मूलाज क्लियरली बता देते हैं हमें क्या करना चाहिए। पर अक्सर रियल वर्ल्ड में हम हमारे ज़्यादातर फाइनेंशियल डिसीजंस इन फॉर्मूलाज को फॉलो करके नहीं लेते। उन्हें हम लेते हैं अपने मुताबिक, अपने पर्सनल गोल्स, डिजायर्स और ईगो के ऊपर बेस करके। इसलिए ऑथर कहते हैं पैसों के बारे में जानने के लिए हमें फाइनेंस से ज़्यादा अपने साइकोलॉजी को अच्छे से समझना पड़ेगा। और इसे अच्छे से समझने के लिए ही आज मैं आपको इस बुक से 3 ऐसे लेसन शेयर करूंगा जो आपने पहले कभी शायद ना सुने हो। लेसन नंबर 1, मनी इज ऑल अबाउट बिहेवियर। ऑथर अपने कॉलेज के दिनों में लॉस एंजलिस के एक बड़े से होटल में वैलेट का काम करते थे। वहाँ एक 22 साल का लड़का अक्सर आता था जो एक टेक एग्जीक्यूटिव था, जिसने राउटर्स के एक की कंपोनेंट को खुद डिजाइन करके अपने नाम पर पेटेंट करवा लिया था। साथ ही इतनी कम उम्र में उसने बहुत सारी कंपनीज खोली और उन्हें सेल कर दिया, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और अमीर बन चुका था। पर ऑथर कहते हैं उसकी पैसों को लेकर आदत बहुत खराब थी। वो हमेशा पैसों के मोटे मोटे बंडल अपने जेब में लेकर घूमता था और सबको दिखाता था। एक दिन उसने होटल के एक वैलेट को बहुत सारे पैसे दिए और कहा, जाओ सामने के उस ज्वेलरी शॉप से मेरे लिए कुछ $1000 के गोल्ड कॉइन्स ला कर दो। 1 घंटे बाद उस वैलेट ने उसे वो गोल्ड कॉइन्स ला कर दिए और उस लड़के ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उन कॉइन्स को समुद्र में ऐसे फेंका जैसे हम पानी में पत्थर फेंकते हैं। पर क्यों? सिर्फ मजे के लिए। फिर एक दिन उसने होटल में एक लैंप को गिराकर तोड़ दिया। मैनेजर ने उससे कहा इस लैंप की कीमत $500 थी। ये सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, $500? ये लो, मैं तुम्हें $5000 दे रहा हूँ, दोबारा मुझसे कभी भी इस तरह बात मत करना। आपको अभी शायद लग रहा होगा ये सब कुछ और कितने दिन चलेगा? तो जवाब है, ज्यादा दिन नहीं। ऑथर को कुछ सालों बाद पता चला वो लड़का पूरी तरह ब्रोक हो चुका है। तो इससे तब ऑथर को ये समझ में आया, अगर कोई इंसान सोसाइटी के अकॉर्डिंग स्मार्ट और इंटेलिजेंट है तो इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि वो पैसों को लेकर भी स्मार्ट होगा। क्योंकि पैसों को लेकर अच्छा होने के लिए आपको अपने स्मार्टनेस से ज्यादा अपने बिहेवियर में फोकस करना पड़ेगा। कैसे आप बिहेव करते हो अपने पैसों के साथ, कैसे आप अपने पैसों के रिलेटेड इमोशंस को कंट्रोल करते हो, इस पर ही डिपेंड होती है आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर। एक जीनियस जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता वो कभी फाइनेंशियली फ्री भी नहीं बन सकेगा। इस लड़के की स्टोरी हमें प्रूव करती है कि एक स्मार्ट पर्सन जो पैसों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर सकता वो अपने सब पैसे खो सकता है। लेसन नंबर 2, फाइनेंस इज अ सॉफ्ट स्किल। रोनाल्ड रीड का जन्म वारमोंट नाम के एक छोटे से शहर में हुआ था। उनका परिवार काफी गरीब था। वो उनके परिवार के सिर्फ लौते एक इंसान थे जिसने हाई स्कूल कंप्लीट किया था। पर उन्होंने अपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं किया। उनकी लाइफ उनके बाकी फैमिली मेंबर्स की तरह ही थी। 25 साल तक उन्होंने एक पेट्रोल पंप में और 17 साल तक जेसी पेनी में फ्लोर साफ करने का काम किया था। फिर उन्होंने एक 2 बेडरूम वाला घर खरीदा जिसकी कीमत थी $12000 और उस घर में ही वो सारी जिंदगी रहे। 2014 में 92 की एज में उनकी डेथ हो गई और उस समय ही इस मामूली इंसान ने एक इंटरनेशनल हेडलाइन बनाई, जिस वजह से ही उनकी कहानी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। हुआ ये था कि 2014 में अमेरिका में कुल 28,13,503 लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें से सिर्फ 4000 लोगों की नेटवर्थ $8 मिलियन से ज्यादा थी। और मजे की बात है कि रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। उन्होंने मरने से पहले एक विल तैयार किया जहां उन्होंने $2 मिलियन अपने बच्चों को और $6 मिलियन लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरीज में डोनेट कर दिया। अभी जो लोग रीड को जानते थे उन्हें सडनली शॉक लग गया। वो सब कह रहे थे इसके पास इतने पैसे कहां से आए। तो मैं आपको बता दूं, रीड ने कोई लॉटरी नहीं जीती थी। असल में वो बहुत पहले से कुछ पैसे, जितने पैसे उससे हो सकते थे उतने सेव करता था और उन्हें ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता था। फिर बरसों तक वेट करने के बाद उसकी छोटी सेविंग्स कंपाउंड होकर $8 मिलियन से ज्यादा बनी। वही दूसरी तरफ थे रिचर्ड फुस्कॉन, जिनका नाम भी काफी न्यूज में सुनाई दे रहा था रोनाल्ड रीड के मौत से कुछ महीने पहले। रिचर्ड फुस्कॉन के पास वो सब था जो रोनाल्ड रीड के पास नहीं था। वो मैरिल लिंच के एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने हार्वर्ड से MBA किया था। उनकी एक्सट्रीम सक्सेसफुल करियर की वजह से ही वो 40 साल की उम्र में ही रिटायर हो पाए। एक बिजनेस मैगजीन ने तो उन्हें 40 अंडर 40 सक्सेसफुल बिजनेस पीपल के लिस्ट में भी शामिल किया। पर मिड 2000s में फुस्कॉन ने बहुत सारे पैसे बोरो किए एक 18,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ घर खरीदने के लिए, जिसमें कि 2 बाथरूम, 2 एलिवेटर, 2 स्विमिंग पूल और 7 गराजेस थे और जिसकी पर मंथ मेंटेनेंस कॉस्ट ही $90,000 थी।
फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया और उसने सबकी तरह फुस्कॉन को भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हर्ट किया। हाई डेट और इलिक्विड एसेट्स होने के कारण वो बैंकरप्ट हो गया और धीरे धीरे उसकी सब प्रॉपर्टीज नीलाम हो गई। एंड फाइनली 2014 में उसका सबसे बड़ा घर जिसकी पर मंथ मेंटेनेंस कॉस्ट ही $90,000 थी, वो भी सेल आउट हो गई उसकी एक्चुअल प्राइस से 75% कम वैल्यू में। तो यह लेसन ये नहीं है कि रोनाल्ड रीड पेशेंस था, रिचर्ड फुस्कॉन लालची और आपको रोनाल्ड की तरह ज्यादा बनना चाहिए। इन स्टोरीज से ऑथर बस यही समझाना चाहते हैं कि फाइनेंस ही सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां एक इंसान जिसके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं है, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी एक ऐसे इंसान को पीछे छोड़ सकता है जिसके पास बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट डिग्री हो। फाइनेंस में ही सिर्फ ये चीज मैटर नहीं करती, क्योंकि ये एक सॉफ्ट स्किल है जहां आपका बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई हार्ड मैथ या कैलकुलेशन। लेसन नंबर 3, बी रीजनेबल देन रैशनल। ऑथर ये बात अच्छे से समझ चुके थे कि हम इंसान एक इमोशनल क्रिएचर है, इसलिए हम कभी भी किसी कंप्यूटर या फिजिक्स के लॉस की तरह पूरी तरह रैशनल नहीं हो सकते। मतलब सब कुछ कैलकुलेट करके, किसी प्रिंसिपल को फॉलो करके डिसीजंस नहीं ले सकते। हमें चीज़ें रीजनेबल ज़्यादा पसंद है, मतलब हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें डिसीजंस लेना पसंद है। और जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तब हमें रीजनेबल ही रहना चाहिए, क्योंकि मान लो आपने बहुत रिसर्च करके कंपनीज को एनालाइज करके रैशनली एक कंपनी के स्टॉक्स खरीदे। अभी जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तब तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पर जब कंपनी के स्टॉक्स डाउन होंगे तब आपको अपने ऊपर डाउट होगा, डर लगेगा और आप अपने स्टॉक्स सडनली बेच दोगे। वही दूसरी तरफ अगर आपने किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे इसलिए क्योंकि वो कंपनी आपको पसंद है, तो ये एक रीजनेबल डिसीजन होगा। और अभी अगर स्टॉक्स डाउन भी होंगे तो भी आपको उतना खराब नहीं लगेगा और आप उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करोगे। एंड जैसा कि स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री बताती है, लॉन्ग टर्म में ज्यादातर स्टॉक्स हमेशा ऊपर ही जाते हैं, तो ओवरऑल रीजनेबल रहकर आपको फायदा ही होगा। अभी चलो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ जिससे आपको पूरी तरह पता चल जाएगा कि क्यों हम इंसान रैशनल चीजें पसंद नहीं करते। 19वीं सेंचुरी में एक डॉक्टर थे, जूलियस वैगनर जॉर्ज, जो सिफिलिस नाम के एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कैसे ठीक करे उस पर रिसर्च कर रहे थे। काफी रिसर्च के बाद उन्हें पता चला जिन सिफिलिस इन्फेक्टेड पेशेंट्स के शरीर में अनलकीली थोड़ा फीवर भी होता है, उनके ठीक होने के चांसेस ज्यादा है और वो ठीक भी हो रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज को अच्छे से नोटिस किया और अपने पेशेंट्स के शरीर में खुद से ही टाइफॉइड, मलेरिया और स्मॉल पॉक्स के स्ट्रेन्स इंजेक्ट कर दिए। जी हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने खुद अपने पेशेंट्स का तबीयत खराब कर दिया। ये बहुत डेंजरस था। उन्होंने इस ट्रीटमेंट का नाम दिया मैलेरियोथेरेपी। पर सच में ये काम किया। हर 10 में से 6 लोग सिफिलिस से रिकवर हो गए उनके इस मैलेरियोथेरेपी की वजह से। इसके लिए 1927 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। बाद में ये पूरी तरह साइंटिफिकली प्रूफ हो गया कि फीवर हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। ये हमारे बॉडी को हेल्प करता है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। ये सब तो हो गई साइंस की बातें। अभी चलो थोड़ा रियलिटी में आते हैं। अगर फीवर सच में इतना बेनिफिशियल है तो हम सभी इसे पसंद क्यों नहीं करते? जवाब आसान है, क्योंकि फीवर हमें दर्द देता है और कोई भी इंसान दर्द पसंद नहीं करता। आप ही सोचो, आप एक डॉक्टर के पास गए अपना इन्फेक्शन ठीक करने के लिए और उसने उल्टा आपकी तबीयत ही खराब कर दी। क्या आपको वो अच्छा लगेगा? नहीं। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि हमें रैशनली, मतलब साइंटिफिकली पता तो है फीवर अच्छा होता है, पर ये रीजनेबल नहीं है हमारे लिए, और जो चीज रीजनेबल ना हो वो हम करेंगे भी नहीं। तो ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के 3 ऐसे लेसन जिनके बारे में आपको शायद आज ही पता लगा होगा। चलिए जल्दी से इन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला लेसन कहता है मनी इज ऑल अबाउट बिहेवियर। यहाँ हमने एक स्मार्ट टेक एग्जीक्यूटिव की स्टोरी देखी जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट तो था बट पैसों को लेकर स्मार्ट नहीं था, जिससे ये प्रूफ होता है कि अक्सर बहुत स्मार्ट लोग भी पैसों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते, मतलब अमीर नहीं बन पाते। दूसरा लेसन, फाइनेंस इज अ सॉफ्ट स्किल। पैसों को अच्छे से मैनेज करने के लिए और पैसों से और पैसे बनाने के लिए आपको किसी डिग्री या हायर एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो हम रोनाल्ड रीड और रिचर्ड फुस्कॉन के स्टोरी से समझ सकते हैं। तीसरा और फाइनल लेसन, बी रीजनेबल देन रैशनल। डॉक्टर वैगनर जॉर्ज ने रैशनली प्रूफ तो किया कि फीवर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इफेक्टिव है, बट ये किसी भी एंगल से रीजनेबल नहीं है और हम इंसान अपने इमोशंस के चलते हमेशा रीजनेबल चीजें ही पसंद करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में प्लीज बताओ। अच्छी लगी तो लाइक करो, इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर केस स्टडीज मिलती रहेंगी। हम मिलेंगे फिर से बहुत जल्द, तब तक सीखते रहें, सिखाते रहें। जय हिंद।